हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल टॉपिक्स को, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मार्जिनल रेवेन्यू, वीएमपीएल, एमआरपीएल, मोनोपोली प्राइसिंग, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड प्रोडक्शन फंक्शन। हम समझेंगे कि इलास्टिसिटी का रिलेशन रेवेन्यू, टैक्सेशन, लेबर हायरिंग और इम्परफेक्ट कंपटीशन से कैसे जुड़ता है। साथ ही एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्मूलाज, ट्रैप, वन लाइनर और यूजीसी नेट जेआरएफ में बार बार पूछे जाने वाले कंसेप्ट भी कवर करेंगे, बिल्कुल आसान और रिवीजन फ्रेंडली तरीके से। और वीडियो के आखिर में यूजीसी नेट जेआरएफ लेवल के 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम देखेंगे इस थ्योरी से रिलेटेड, जिन्हें आपको सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट में बताना। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स कितने आंसर्स को करेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इलास्टिसिटी, मार्जिनल रेवेन्यू, वीएमपीएल, एमआरपीएल और प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कोर थीम। This topic connects demand elasticity, supply elasticity, marginal revenue, factor pricing, प्रोडक्शन थ्योरी। तो ये जो टॉपिक है ये इन सारी चीजों को कनेक्ट करता है कि भाई डिमांड इलास्टिसिटी, सप्लाई इलास्टिसिटी, मार्जिनल रेवेन्यू को, फैक्टर प्राइसिंग और प्रोडक्शन थ्योरी को। हम सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ईडी इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इनटू प्राइस अपॉन में आउटपुट। फॉर लीनियर डिमांड के लिए अगर हमें दे रखा है इस तरीके की कोई इक्वेशन दे रखी है, देन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? इलास्टिसिटी वेरीज अलोंग लीनियर डिमांड कर्व। तो जो इलास्टिसिटी है वो लीनियर डिमांड कर्व के अलोंग वेरी करेगी। जो यूनिट इलास्टिसिटी डिमांड है, जो यूनिट इलास्टिक डिमांड जो है वो क्या होगी? ईडी की वैल्यू जो मॉड है, इसके अंदर ध्यान रखना, ये मॉड लगा हुआ है मतलब नेगेटिव साइन को हटा दिया गया है, 1 है। टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, इसके अंदर जो टोटल रेवेन्यू है वो मैक्सिमम होगा। इसका मतलब क्या होगा? जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो 0 होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी को। इसका रिलेशनशिप क्या है? इसका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ध्यान रखना। जो मार्जिनल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी की जो है इसका फॉर्मूला याद रखना, इनके बीच में रिलेशन ध्यान रखना। इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये इसका मॉड है। मॉड का मतलब चाहे इलास्टिसिटी और डिमांड जो है वो नेगेटिव आएगी तो उसको पॉजिटिव के रूप में लिखना है। तो देखो 1 अपॉन में ये जो ईडी है ये इसका मॉड है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है प्राइस, और यहाँ पे ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये इनके बीच का रिलेशन है, इस चीज को ध्यान रखना। अब देन इम्प्लीकेशंस की हम बात करें तो जो ईडी है अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो वो इलास्टिक होगा, और जो मार्जिनल रेवेन्यू उससे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर ईडी की वैल्यू 1 होगी तो यूनिट इलास्टिक होएगा, जो मार्जिनल रेवेन्यू 0 आएगा। अगर ये जो ईडी की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 होगी तो इन इलास्टिक होगा, और उस केस के अंदर जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब हम बात करते हैं मोनोपोली प्राइसिंग की। मोनोपोली प्राइसिंग के अंदर फॉर मोनोपोलिस्ट, एक मोनोपोलिस्ट के लिए जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो लाई करेगा बिलो प्राइस, मतलब प्राइस के नीचे मार्जिनल रेवेन्यू लाई करेगा। एग्जांपल देखते हैं हम। अगर प्राइस दे रखी है हमें 20 और जो ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो हमें दे रखी है 2.5, तो जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसकी वैल्यू हमने इस फॉर्मूला के अंदर पुट करने के बाद हमारे पास क्या आई? 12 आई, जो कि प्राइस से कम है। तो जो मार्जिनल रेवेन्यू है मोनोपोली प्राइसिंग के अंदर, मोनोपोलिस्ट के लिए जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो हमेशा प्राइस से नीचे आएगा। देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या है? डिफरेंशिएशन इसका इनटू पी अपॉन में क्यू। देन इसके बाद हम देखें सप्लाई जो है, सप्लाई कर्व थ्रू ओरिजिन। सप्लाई कर्व है अगर वो ओरिजिन के थ्रू पास करेगा, इफ सप्लाई कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो ये जो क्यू की वैल्यू है, जो आउटपुट है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एपी आ जाएगी, जिसकी वजह से जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो 1 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बात करें तो इलास्टिसिटी इज यूनिटरी एवरीवेयर। इस केस के अंदर जो इलास्टिसिटी है वो यूनिटरी होगी हर जगह। देन वीएमपीएल क्या होता है? तो हम देखते हैं वीएमपीएल का मतलब होता है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। इस चीज का भी ध्यान रखना कि भाई वीएमपीएल का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। एमपी का मतलब तो नॉर्मली कोई भी गैस कर सकता है कि एमपी जो इसके अंदर दी जाती है माइक्रो के अंदर मार्जिनल प्रोडक्ट से रिलेटेड। एल का मतलब लेबर, बस वी का मतलब ध्यान रखना है कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर दे रखी है
उसका फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल्स टू P इंटू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो जहाँ पे जो P है वो आउटपुट की प्राइस है, जो MPPL है वो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है। इसी से ध्यान रखना, फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इसकी फुल फॉर्म है। देन हम इसके बाद में बात करेंगे लेबर हायरिंग रूल को। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म्स जो है वो हायर करती है लेबर को, जहाँ पे जो लेबर के वेजेस हैं वो किसके बराबर हो जाए, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के बराबर हो। वो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बताया गया है। एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म है वो लेबर को तब तक हायर करती है जब तक जो वैल्यू है मार्जिनल प्रोडक्ट की लेबर की वो उसके वेजेस के बराबर हो जाए। तो अगर हमें दे रखा है W की वैल्यू 24 दे रखी है, तो MPPL जो है वो क्या दे रखा है 6। तो हमें प्राइस पूछी गई है तो हमने वैल्यू फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी और उससे प्राइस निकाल दी 4 आई। अब हम बात करेंगे MRPL वर्सेस MPL। देखो अंडर जो है इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंडर में इसमें जो MRPL है उसकी फुल फॉर्म क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, है ना। तो जो ये होता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, ये छोटा होएगा किससे, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर से। क्यों, क्योंकि जो अगर आपने नोटिस किया है तो इम्परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है उसकी वैल्यू प्राइस से कम होती है। 10। इसकी वजह से क्या होगा, जो MRPL जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो मार्जिनल रेवेन्यू को इंटू करो MPPL से, जबकि VMPL की वैल्यू क्या है, प्राइस को इंटू करो MPPL से। और हमें पता है वही इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो होते हैं प्राइस मतलब जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है प्राइस से कम होता है। इसकी वजह से जो MRPL जो है वो कम हुआ है VMPL से। देन हम बात करेंगे कांस्टेंट इलास्टिसिटी डिमांड फंक्शन के बारे में। अगर हमें ये दे रखा है डिमांड फंक्शन, हमें ये दे रखा है तो हम जो इलास्टिसिटी ढूंढनी है हमें क्या मिलेगी, बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इलास्टिसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल प्राइस। जो इलास्टिसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी सारी प्राइसेस पे। देन हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन एंड डिमिनिशिंग रिटर्न के बारे में। जो ये क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है, ये सिंस लेबर एक्सपोनेंट हमें क्या दे रखा है 0.6 दे रखा है, मतलब 1 से छोटा। देयरफॉर जो MPPL है वो डिक्रीज एज लेबर इंक्रीजेस। इसी वजह से जो MPPL है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो डिक्रीज करेगा लेबर के इंक्रीज होने पे। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि जो लेबर का एक्सपोनेंट है वो 0.6 ही है। अगर वो 1 से ज्यादा होता तो फिर भी हम कहते हैं कि भाई बढ़ाएगा, लेकिन जो ये 1 से नीचे है, इसका मतलब जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो डिक्रीज होगी लेबर के इंक्रीज होने पे। लॉ ये फॉलो कर रहा है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स को। अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम वन लाइनर के बारे में, मतलब एक लाइन में जो इम्पोर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड है उसको हम समझेंगे। तो देखो यूनिट इलास्टिक डिमांड जो है उसके अंदर जो TR होगा वो मैक्सिमम होगा, जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा वो 0 होगा जब इलास्टिसिटी और डिमांड 1 होगी। मोनोपोलिस्ट जो होगा उस केस के अंदर, मोनोपोलिस्ट वाले केस के अंदर जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा वो प्राइस से कम होगा। सप्लाई जो कर्व है वो अगर ओरिजिन से पास होगा तो जो इलास्टिसिटी है वो 1 होगी। VMPL की वैल्यू प्राइस इंटू MPPL है। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव जो फर्म्स है वो हायर करती है लेबर को, उनके वेजेस जब इक्वल हो जाए, वैल्यू कब तक हायर करती है, तो वेजेस जब तक इक्वल हो जाए वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और लेबर तक, तब तक हायर करती है अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। जो है तो VMPL ज्यादा होता है MRPL से, मतलब जो वैल्यू है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की वो ज्यादा होती है मार्जिनल रेवेन्यू जो है प्रोडक्ट ऑफ लेबर का उससे। यूनिट इलास्टिसिटी की बात करें तो यूनिट इलास्टिसिटी डिमांड फंक्शन एज अ फिक्स्ड इलास्टिसिटी परफेक्टली इन इलास्टिक जो डिमांड है वो कंज्यूमर बियर फुली टैक्स, उस केस के अंदर कंज्यूमर को पूरा टैक्स बियर करना पड़ता है। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या शो करता है, MPPL शो करता है। देन हम बात करेंगे हाई यील्ड कंसेप्ट की। तो कंसेप्ट और उसके की पॉइंट्स, जो PED है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या मेजर करता है, तो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू प्राइस। तो मार्जिनल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी की बात करें तो जो MR है वो डिपेंड होता है इलास्टिसिटी और डिमांड पे। VMPL की बात करें तो वैल्यू कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर टू टोटल प्रोडक्ट। जो MRPL है उसकी बात करें तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर टू टोटल रेवेन्यू। कांस्टेंट इलास्टिसिटी फंक्शन की अगर हम बात करें तो सेम इलास्टिसिटी एट ऑल प्राइसेस, टैक्स इंसिडेंस जो है उसका की पॉइंट क्या है, डिपेंड्स ऑन इलास्टिक
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो टैक्स इंसिडेंस है वो इस बात पे डिपेंड करेगा। देन हम देखेंगे इम्पोर्टेंट जो नेट जीआरएफ ट्रैप है, जो ज्यादातर स्टूडेंट गलत कर देते हैं, उसके अंदर जो मार्जिनल रेवेन्यू को वो क्या कर देते हैं पॉजिटिव। जब डिमांड वो इनइलास्टिक होगी तो वो कंसीडर करते हैं इसको, जबकि जो डिमांड इनइलास्टिक हुई, जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या होगा, नेगेटिव। सप्लाई कर्व जब ओरिजिन से जाएगा तो उसकी अलग अलग इलास्टिसिटी होगी, जबकि ये जो सप्लाई कर्व ओरिजिन से पास होएगा उसकी हमेशा यूनिट इलास्टिसिटी होगी। अगर वीएमपीएल अगर बराबर है एमआरपीएल से मोनोपोली के अंडर में, तो ऐसा केस हो ही नहीं सकता, क्योंकि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये जो वीएमपीएल होता है वो ज्यादा होता है एमआरपीएल से। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड जो है उस केस के अंदर प्रोड्यूसर पे बियर होएगा टैक्स, तो ये गलत है। कंज्यूमर बियर करेगा पूरा टैक्स, एंटायर टैक्स। जो ये है डिमिनिशिंग रिटर्न्स मींस टोटल आउटपुट फॉल। डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब होता है टोटल जो आउटपुट है वो गिर जाएगा, जो एमपी है डिक्रीज हो जाएगा, बट टोटल आउटपुट में स्टिल इंक्रीज। देखो डिमिनिशिंग रिटर्न्स के केस के अंदर जो टोटल आउटपुट होएगा वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब फॉल करेगा, है ना। जो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होएगा। क्यों? क्योंकि जो टोटल आउटपुट अभी भी राइज है। इलास्टिसिटी कांस्टेंट ऑन लीनियर डिमांड कर्व, जो इलास्टिसिटी वेरी हुई ना कि कांस्टेंट रहेगी लीनियर डिमांड कर्व पे, इसका ध्यान रखना। देन हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिजल्ट एट ग्लांस। तो देखो ये फॉर्मूलाज हैं और ये हमने पूरे फॉर्मूलाज वगैरह को पढ़ लिए हैं। इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला पढ़ लिया है, उसके मार्जिनल रेवेन्यू और ईडी का फॉर्मूला पढ़ लिया है, इलास्टिसिटी सप्लाई का देख लिया, वीएमपीएल का देख लिया फॉर्मूला, ये वेज इसके बराबर होगा तो क्या होगा। ये सारे जो ये फॉर्मूलाज हैं किससे रिलेटेड, इम्पोर्टेंट रिलेटेड है, ये इसकी की इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो ये हमने थ्योरी कर ली। अब इस थ्योरी से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने थ्योरी को ध्यान से सुना है तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यूजीसी नेट जेआरएफ लेवल के क्वेश्चंस हैं, इलास्टिसिटी, रेवेन्यू, फैक्टर प्राइसिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। जब आप इनको सॉल्व कर ले तो अपने आंसर्स को कमेंट में लिखना। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ने पूरे आंसर सही करे हैं।